श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून के साप्ताहिक विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत शुक्रवार के अंक विषय संवाद के साथ मैं आशुतोष नियाल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और विषय संवाद में आज हम चर्चा करेंगे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में। श्रोताओं, केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में पारित होने और बीते 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह पूरे देश में प्रभावी हो गया है। तो ऐसे में वक्फ कानून, वक्फ बोर्ड और इसकी कार्यप्रणाली चर्चाओं में बनी हुई है। इसलिए इस विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काज़मी जी। सर, आकाशवाणी समाचार की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। हमारे सभी श्रोताओं, खासकर वे जो अभी इस विषय से ठीक से रूबरू नहीं हुए हैं, उन्हें भी यह विषय और चर्चा को समझने में आसानी हो, इसलिए सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वक्फ क्या है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। देखिए, वक्फ संपत्ति वो है जो किसी अच्छे कार्य के लिए, पुनीत कार्य के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए जिसे दान की गई है। और वक्फ का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खलीफा दोम थे, उनके जमाने से बाज़ाब्ता तौर से जो अपनी संपत्ति को दान किया करते थे जी, धर्मार्थ के लिए, गरीबों के लिए, चोरों के लिए जी, वो भारत के अंदर भी वो सिलसिला शुरू हुआ और लोगों ने अपनी संपत्तियों को दान किया जी। आगे रहता यह है कि जब 1947 के बाद देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और एक संविधान जब लागू हुआ तो वक्फ बोर्ड भी अपने अस्तित्व में आया जी। और जो संपत्तियां थी उन्हें उनका संरक्षण किया गया। मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, जो बड़ा लंबा कार्यकाल है 60 साल का, उसमें जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई, यानी बोर्ड गठित हुआ और बोर्ड का एक अध्यक्ष बना, तो उन बोर्डों के अध्यक्षों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि वो जिस संपत्ति को जिन गरीबों के लिए दान की गई थी उनके लिए वो हॉस्पिटल बनाते, स्कूल और कॉलेज बनाते, ताकि वो नादार और गरीब और यतीम और जो विधवा महिलाएं हैं का लाभ उन्हें मिलता। उन्हें लाभ नहीं मिला क्योंकि उस संपत्ति के ऊपर उन्होंने हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये नहीं बनाई, बल्कि उसे लीज पर दे करके बहुत मामूली से पैसों में 100 साल के लिए उसे लीज पे दे दिया गया। जो बाअसर लोग थे, रसूख वाले लोग थे, और उन लोगों ने उसका फायदा उठाया। और जो गरीबों के लिए जो वो दान की गई थी, उन गरीबों को कोई लाभ नहीं हुआ। वो गरीब के गरीब ही रहे। और जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो बोर्ड गठित किए गए, अगर आप उनकी आय को देखेंगे तो बोर्ड का अध्यक्ष बनने से पहले और अध्यक्ष बनने के बाद उसे आराम से देखा जा सकता है कि उनकी आय के स्रोत बढ़े हैं, क्योंकि वो इसी संपत्ति से बढ़े हैं और उन्होंने उन संपत्तियों का मिसयूज किया। तो आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में वो आते हैं तो उन्होंने रिफॉर्म किया इस देश के अंदर। बहुत सारी ऐसी कुरीतियां, ऐसी कमियां थी जिसपे लगातार वो रिफॉर्म कर रहे हैं। चाहे कश्मीर से 370 का हटाना हो, और चाहे ये जो 3 तलाक पर जो बिल ला करके उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को उनकी प्रथाओं से रोकने का प्रयास किया गया हो। सर, 1995 और 2013 में भी वक्फ कानून में संशोधन किए गए। पुनः 2025 में वक्फ कानून में संशोधन किए गए हैं। क्या ऐसे कारक थे जिसके चलते ये संशोधन किए गए हैं? जी, देखिए, उसमें भी ये हुआ कि जैसे मैंने पहले कहा कि गरीबों को कोई उसका फैज नहीं पहुंचा, और कांग्रेस ने तुष्टीकरण की जो राजनीति थी उसे आगे बढ़ाया। और वो जाते जाते कांग्रेस ने 2013 में जो अमेंडमेंट किए वो एक तुष्टीकरण की बेहतरीन मिसाल है। उसका ये हुआ कि उन्होंने उन बोर्डों को फिर से एक अथाह पावर दे दी। और वो पावर ये थी कि अगर वक्फ बोर्ड ये कहे कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो अब वक्फ बोर्ड को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, उसे प्रमाण करने की जरूरत नहीं कि ये हमारी है, बल्कि अब उस आदमी, उस व्यक्ति या उस समूह की जिसकी वो प्रॉपर्टी है, उसे ये साबित करना पड़ेगा कि ये वक्फ बोर्ड की नहीं है बल्कि मेरी है। तो इससे बड़ा क्लियर एक मैसेज मिलता है हमें कि ये तुष्टीकरण की एक बेहतरीन मिसाल थी
कि मेन स्ट्रीम से काटने का जो प्रयत्न उन लोगों ने किया वो उसमें कामयाब रहे। आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को शामिल करके चल रही है, तो वो लोग एक नित नए अंदाज में प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया है। सवाल उनसे ये बनता है कि भाई अगर आपने अपने 60 साल कार्यकाल के अंदर उन सारी चीजों में रिफॉर्म करने के बजाय आपने तुष्टीकरण का रास्ता अपनाया, आप उसमें सुधार कर सकते थे। जो एम है सरकार का कि सबका कल्याण हो और सबका विकास हो, उस कार्य को आगे चलने के लिए जरूरी था कि इसमें रिफॉर्म लाया जाता। सर, मैं आपसे आगे जानना चाहूंगा, क्या वक्फ कानून में संशोधन के लिए वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी सुझाव लिए गए थे, और यदि हाँ तो किस प्रकार के सुझाव उनसे मिले? नहीं, इसमें जो जैसे पार्लियामेंट के अंदर ये कानून बना और पहले भी पार्लियामेंट के अंदर ही बना था कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, तो वहाँ जो लोकतंत्र की बेहतरीन एक कार्यशाली कहा जा सकता है कि जब बिल वहां आया तो अपोजिशन ने इस पर कहा कि नहीं, इस पर जो है गहन विचार होना चाहिए। तो वो जेसीपी बना करके जगदम्बिका पाल जी बहुत सीनियर मोस्ट पार्लियामेंट्रियन है, उन्हें उसका चेयरमैन बनाया और पक्ष और विपक्ष के दोनों के सदस्य उसमें शामिल किए। बहुत लोकतांत्रिक तरीका ये है हमारा कि वो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसमें आप किसी जगह प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगा सकते। अब उस वक्त लाखों लोगों के सुझाव आए और जो वक्फ बाय यूजर हैं या जो वक्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सारे लोगों से उन्होंने डिस्कशन भी किया और डिस्कशन करने के बाद एक कानून की शक्ल, यानी वो आकर के वो पार्लियामेंट के अंदर आता है और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, किरण रिजिजू जी, वो खुद माइनॉरिटी से ही आते हैं, वो उस बिल को उसमें रखते हैं और उस बिल की शफाफियत और उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है तो बिल्कुल किसी के अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि जिनके लिए वो संपत्ति दान की गई है उनको उसका लाभ होगा। और लाभ ऐसा होगा कि उस पर आने वाले दिनों में, जिसे राजेंद्र सिंह सच्चर जी, एक सच्चर कमेटी बनती है जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी। वो ये कहा था उन्होंने कि जिस संपत्ति से आज ओनली 170 करोड़ अर्जित किए जा रहे हैं, अगर उस संपत्ति का सही इस्तेमाल हो तो उससे 12,000 करोड़ अर्जित किए जा सकते हैं, जिससे मुसलमानों की जो दयनीय स्थिति है, जो एजुकेशन में वो पछड़ गए, जो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, उससे उन्हें लाभ मिल सकता है। सर, इस अधिनियम के लागू होने के बाद वक्फ की कार्यप्रणाली, उसके प्रबंधन और नियंत्रण में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे और इसके क्या सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे? हाँ, देखिए, जब अब ये अधिनियम बन चुका, कानून बन चुका, एक्ट बन गया है और राष्ट्रपति महोदया के उस पर सिग्नेचर हो गए हैं, तो मैं समझता हूं कि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ऐसे ही अध्यक्ष बनेगा और उसके मेंबर्स होंगे और वो ट्रांसपेरेंसी एक जवाबदेही होगी, उनकी जवाबदेही ये होगी कि आपने इन संपत्तियों से कितनी आय आपने अर्जित की है और कितने आपने लाभार्थियों को आपने लाभ पहुंचाया है। तो इसमें मैं समझता हूं जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आया है वो बहुत ट्रांसपेरेंस है। अब इसमें एक पहलू है जो लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, जो कंफ्यूज कर रहे हैं कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं होने चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा ताना बाना लोकतांत्रिक है। अगर मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूं, मैं मदरसा बोर्ड, हमारा एक जो मैकेनिज्म है, सचिव महोदय होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, फिर डिप्टी रजिस्ट्रार होते हैं और उनमें कोई जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम ही हो। और हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जो नॉन मुस्लिम है वो हमारे प्रति या अपने कर्तव्य के प्रति ज्यादा गंभीर है। हम ये कह सकते हैं कि इस व्यवस्था को अगर लागू किया जा सकता है कि उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं, तो ये तो हमारा ताना बाना है। हमारा ताना बाना पहले से है, हम वसुधैव कुटुंबकम अल खल्कु अयानुम, हम सबके नफे नुकसान एक है। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकते हैं, मगर हमारे सोचने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, वो दोनों का एक ही है। धर्म जो है, धर्म हमें अलग नहीं करता है, पूजा पद्धति हमारी अलग होने से हम अलग नहीं हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके परिणाम अच्छे होंगे, इसलिए कि अगर नॉन मुस्लिम उसमें मेंबर्स होंगे तो उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि इसमें मुतवल्ली तो मुसलमान ही होगा,
चेयरमैन तो मुसलमान ही होगा। अगर मेंबर्स हो जाते तो मेंबर्स का जो दायरा है वो जो उनका तो दायरा सीमित होता है, निर्णय तो बहुमत के आधार पर होता है जी। तो मैं ये समझता हूं कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसका अच्छा उपयोग होगा, और जो लोग उसमें भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो मुसलमानों के अनएजुकेटेड होने का फायदा उठा रहे हैं, और वो एक बार उनके अंदर भ्रम पैदा करके फिर से एक अनारकी अराजकता का जो माहौल बनाना चाहते हैं वो गलत है। हाँ, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप अपनी बात को आप एहतजाज कर सकते हैं, एजिटेशन कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहां भी जाकर के आप अपनी बात को रख सकते हैं। सर, क्योंकि भूमि राज्य सूची का विषय है तो लाजमी है कि इस कानून को लागू करने में राज्यों के ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आती है, तो उत्तराखंड के परिदृश्य में आप इसे किस तरीके से देखते हैं? हाँ, मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में आप देखेंगे कि जितनी कीमती लैंड हमारे पास है उनका अभी तक मतलब जैसे वो तो क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल की बात है, वो जाहिर बात है कानून तो वही चला रहा था। आज जो रिफॉर्म किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैं समझता हूं कि ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे किरण रिजिजू जी, ये उनका एक साहसिक कदम है कि उन्होंने बगैर किसी आलोचना की परवाह किए बगैर इसमें परिवर्तन किया। तो उत्तराखंड के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी निष्पक्ष, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को चलने वाले हमारे व्यक्ति हैं। वो तमाम संपत्तियों पर जो जिन लोगों का नाजायज कब्जे हैं या जिन्होंने उनका मिसयूज किया है, उन सबकी जांच हो करके मैं समझता हूं कि वो गरीबों को उसका फायदा होगा, और आने वाले दिनों में उत्तराखंड राज्य के अंदर मुसलमानों की हालत अच्छी होगी, वो अच्छी एजुकेशन ले सकेंगे, अच्छा रोजगार कर सकेंगे, और देवभूमि का जो आचरण है प्यार का, करुणा का और त्याग का, वो भी उसमें हिस्सेदार बनेंगे और उसे एंजॉय करें। सर, आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि संशोधित वक्फ कानून 2025 को लेकर अगर किसी के मन में कोई दुविधा है, कोई भ्रांति है, तो इसे लेकर आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं खासतौर से मुसलमानों से कि आप अभी तक इसका जो फैज था वो सिर्फ 250 परिवार हासिल कर रहे थे। मुसलमानों के 250 परिवार, उन्हीं के बड़े बड़े मॉल बने हुए थे, बड़े बड़े ऑफिस बने हुए थे, और उन्होंने इस्लामिक लॉ को नजरअंदाज करते हुए जिस कीमती जमीन को 100 रुपए पर, 1000 रुपए पर या 5000 पर उसे लीज पर दे दिया था और उससे सब किराएदार बना लिए थे, तो उनकी आमदनी उन 250 परिवारों को फायदा हो रहा था। आज देश के, प्रदेश के उन गरीबों को फायदा होगा जिन गरीबों को उसका कोई फैज नहीं पहुंचा है। तो मैं कहना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं खास तौर से मुसलमानों को कि आपको पैनिक होने की, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक सैनिक पुत्र हैं। बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं के अंदर जब मुसलमानों को शामिल किया है, मुद्रा योजना हो, चाहे कच्चे मकानों का पक्का बनना हो, आयुष्मान कार्ड हो, जितनी भी उज्ज्वल योजना हो और शौचालयों का बनना हो, हर योजना में मुसलमान को उनकी आबादी के हिसाब से ज्यादा ही फायदा पहुंचा है, क्योंकि गुर्बत ज्यादा उनमें है। तो इसलिए मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, बल्कि आप ये देखिएगा कि ये सरकार सबको साथ लेके चल रही है, और सरकार का ये मानना है कि कोई भी वर्ग अगर विकास से वंचित रह जाएगा तो हम विकसित नहीं कहलाएंगे। तो हमें 2047 तक एक ऐसी प्रणाली हमारी आएगी कि हम एक विकसित देश की तरह हम पूरी दुनिया में एक बाअसर और एक ऐसा देश हम बनेंगे, ऐसी कंट्री बनेंगे जो देश सारी दुनिया से शोषण का, जुल्म का खात्मा करेगा और मानव मूल्यों के रक्षक बन करके हम उभरेंगे। सर, आकाशवाणी देहरादून के इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद थे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काज़मी जी। प्रदेश और देश से जुड़ी महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर आगे भी कार्यक्रम जारी रहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।